सर एओपी का लॉस एओपी के लॉस गेन के साथ ही एडजस्ट होगा अगले साल कैरेट फॉरवर्ड होकर, जिस तरह किसी इंडिविजुअल के लिए होता है। लेकिन जज़ाकल्लाह। जी, और दूसरे सेंटर से किसी का क्वेश्चन है तो मैं हाजिर हूँ। जी, मैं आपको अभी फॉर्मेट डिस्कस कराऊंगा पूरा कि यार न्यूमेरिकल को हैंडल किस तरह करना है, डील किस तरह करना है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को एक लेटेस्ट अटेम्प्ट जो आई है हमारी ऑटम 22 उसका सवाल कराऊंगा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन, अब टाइम बचा तो स्प्रिंग 22 वाला सवाल डिस्कस कराऊंगा। और दो क्वेश्चंस जो है ना, जो सगीर वाला सवाल है वो सबसे अच्छा सवाल है इस सारे हमारे पिछले 5 सालों में। मैंने पिछली से पिछली अटेम्प्ट में मैंने वो सवाल यहाँ पर ही आई कैप में ही करवाया था। ऑल्दो उसमें कुछ चेंजेस आ गई हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं वो रिपीट ना करूँ इस बार दोबारा। तो उसके वजह से प्लान मैंने यही किया है कि आप लोगों को वो सवाल मैं क्या कहते हैं उसकी वीडियो फॉर्म में आपको सवाल शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो इस बार एक लेटेस्ट सवाल करा देता हूँ, बजाय इसके कि जो सवाल पहले करवाया वही दोबारा करवाऊँ। सर चेंजेस को डिस्कस करना या एक्सप्लोर करने से बहुत बेहतर हमेशा ये होता है कि आप नया कर लें। चूँकि चेंजेस को देखना जो है ना वो एक अलहदा से एनालिसिस होता है जो हमें जिसका फ़ायदा नहीं होता। यानी ये वो लोग करें जो प्रैक्टिस में हैं। मैं आपको बताता हूँ, बुनियादी तौर पे आप चेंजेस को ढूंढते रहते हैं और फिर उसके बाद भी बाज़ औक़ात आप जब भी कहीं को गलती प्रॉब्लम देखते हैं तो आपको सबसे पहले आपके जहन में ये आता है कि क्या पता चेंज हो गया हो। तो आप उस डर से कभी निकल ही नहीं पाते। एक अपडेटेड किताब लेके अपडेटेड पढ़ें इस कॉन्फिडेंस के साथ कि ये सब कुछ ठीक है और ये सब कुछ चेंज और अपडेटेड है, बजाय कि आप 400 सफ़े में जो 25 या 30 चेंजेस ढूंढनी है, आप ऐसे 400 सफ़े लें जो बिल्कुल फुल एंड फाइनल अपडेटेड हों और चुप करके उसको तैयार करें, रादर कि आप ये सोचते रहें कि यार पता नहीं इस सफ़े में ये वाली चीज़ पुरानी है कि नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? मैंने स्टूडेंट्स को जो है ना बड़ा तंग होते देखा है और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, एक टीचर और एक बुक, इस पर एतमाद नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं है उसका, उस किताब का भी और उस उस्ताद का भी। तो उस पर एतमाद करें। आप जब अपनी पुरानी बुक दोबारा पढ़ने लगते हैं और प्लान करते हैं कि मैं क्या कहते हैं ये किताब पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप ख़ुद भी कोई गलती कर रहे होते हैं तो आपको यही लगता है कि ये चेंज आ गया होगा या कोई गलती या कुछ प्रॉब्लम होगी। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि ख़ास तौर पर टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको चेंज्ड वर्जन पढ़ना चाहिए और स्क्रैच से पढ़ना चाहिए। जो कुछ चेंज हुआ होगा वो पता चल जाएगा और जो नहीं हुआ वो आपको पहले ही आता होगा। तो ये एक ज़्यादा स्मार्ट अप्रोच है। वो चेंजेस ढूंढना, उसको एक्सप्लोर करना, मुझे लगता है ये ज़्यादा लेंथी काम है। जी जी बिल्कुल था जी जी जी। फैक्ट्री की बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी का इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाज़त होगी। यस सर, उस सवाल में उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हमने पुराना प्लांट किराए पर दिया है। अगर प्लांट पुराना है तो अंडरस्टूड है कि वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होगा और इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। ये फॉर्मेट आप कह रहे हैं?
मुख्तलिफ चैप्टर्स में आता है ना, वो जो अभी मैंने बताया है वो वीडियो में उसको दोबारा देखिएगा, एक दो बार देखेंगे समझ जाएंगे। एज ए इनकम भी है, एज एन एक्सपेंस भी है, और अगर इनकम हो तो एग्जेम्प्ट भी है। तो ये तीन उसकी बातें हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा तो उससे पता चल जाएगा। अलबत्ता एक फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है और वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इनकम टैक्स न्यूमेरिकल का। शुरू करते हैं। जज़ाकल्लाह जी। लें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, उम्मीद है आप सब आ गए हैं, और इन द मीन वाइल दूसरे सेंटर से जो क्वेश्चंस थे हम उसको एड्रेस कर रहे थे। इनकम टैक्स न्यूमेरिकल में दो बातें हैं। बात नंबर 1, नॉलेज का होना। बात नंबर 2, डेटा हैंडलिंग एबिलिटी। डेटा को हैंडल करना या डेटा को हैंडल करने आना, ये अपने अंदर एक स्किल है। जब सवाल में 15 चीज़ें दी होती हैं तो ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि एक दो चीज़ें बंदा भूल जाएगा। उसको नहीं भूलना आपने, ये इम्पोर्टेंट है। उसको इस तरह से प्रैक्टिस करें कि वो आपके जहन में रहे। उसको रीड इस तरह से करें कि वो आपके जहन में रहे। तो ये जो स्किल है ना, ये प्रैक्टिस से डेवलप होती है। हम इंशाल्लाह आपको एक आसान तरीका न्यूमेरिकल करने का सिखाएंगे और बताएंगे। और अगर मुझसे आप पूछेंगे सर आज तक आपने क्या कराया, तो मैंने आज तक आपको वो नॉलेज डिलीवर किया जिस बेस पर ये न्यूमेरिकल होना था। अगर इससे पिछला सेशन ना होता तो मैं ये न्यूमेरिकल अभी नहीं करा सकता था। और हमारे इस सब्जेक्ट में जो सबसे मेजर इशू है वो है ये कि आखिर में मेहनत ज़्यादा दरकार होती है, चूँकि जब आप सारा नॉलेज गेन करते हैं उसके बाद एप्लीकेशन स्किल का इम्तिहान शुरू होता है। यानी आपने ये 13 चैप्टर्स हैं जिनमें से तकरीबन 10 चैप्टर्स तो फॉर श्योर ऐसे हैं जो कि नॉलेज, जहाँ से नॉलेज गेन करके ही आप ये वाला न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। तो सर बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आप इसको, ये वाली नॉलेज आपके पास हो और उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना, न्यूमेरिकल को हल करना सीखें। सर हम शुरू करते हैं इनकम टैक्स न्यूमेरिकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फॉर्मेट आप लोगों की आसानी के लिए बनाया है, उसको साथ साथ आप लोगों ने देखना है। अच्छा, मैं वीडियो आपके पास है, मेरी ख्वाहिश ज़्यादा ये होती है कि आप सिर्फ ऑब्ज़र्व कर लें चीज़ों को ताकि एब्जॉर्ब कर सकें। जब आप लिखने के उसमें आ जाते हैं, अगर तो आपको चीज़ें समझ आ रही हैं और आपको पता है यहाँ पर ये आना है तो ज़रूर नोट करें, और अगर आपको उस तरतीब का और उस सीक्वेंस का नहीं पता तो ऑब्ज़र्व करें ताकि एब्जॉर्ब कर सकें। लो सर। अच्छा जनाब, जब ये न्यूमेरिकल आता है तो हम शुरू करते हैं हेड्स ऑफ इनकम से। यहाँ पर बल्कि एक काम कर लेते हैं, मिस्टर ABC कंप्यूटेशन ऑफ डैश। इस डैश में क्या आना है, जो आपकी सवाल की रिक्वायरमेंट में दिया हुआ है। ठीक है सर। यहाँ पर आपने अपनी तरफ से लिखने की बजाय वो वाले अल्फाज लिखें जिससे जो आई कैप ने पूछे। उसके बाद आना है टैक्स ईयर 20, जो भी टैक्स ईयर होगा क्वेश्चन के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली टैक्स ईयर 2023 होगा। ये करने के बाद अब आप आगे आ जाइए। मुझे ना ये स्टार्ट थोड़ा तंग कर रहा है, 1 मिनट मैं ज़रा कंफर्टेबल हो जाऊंगा। जी सर जी।
कंप्यूटेशन ऑफ की रिक्वायरमेंट टैक्स ईयर आ गया। उसके बाद जनाब आपके हेड्स ऑफ इनकम आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाएगा सैलरी, इसके बाद प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये एक चीज आ गई। उसके बाद आपकी आ जाती है एग्जेम्प्ट इनकम। उसके बाद आपकी आ जाती है FTR इनकम। अंडर द हेड प्लस एग्जेम्प्ट प्लस FTR प्लस सेपरेट ब्लॉक आइटम सबको जमा करना है तो क्या आ जाएगी? टोटल इनकम। ये टोटल इनकम आपने शो करनी होती है। अक्सर सवालों में उसने आपसे पूछा होता है कि टोटल इनकम बताएं, तो ये सर इसको शो करने के अलहदा से मार्क्स एलोकेटेड होते हैं। जब आपने ये टोटल इनकम की बात कर ली तो अगला स्टेप है कि आप अब लेस कर दें। क्या क्या चीजें? एग्जेम्प्ट इनकम लेस करें, FTR इनकम लेस करें और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम लेस करें। सर ये सेपरेट ब्लॉक इनकम आपने ऊपर तो लिखी नहीं है भैया। सेपरेट ब्लॉक आइटम हेड ऑफ इनकम में शामिल होती है, टोटल इनकम में शामिल होती है। ये अंडरस्टूड है हेड ऑफ इनकम के अंदर कहीं ना कहीं होगी। सर सेपरेट ब्लॉक आइटम 5 है, मैंने अलग-अलग बताया था किस किस हेड में है। यस और नो? सबसे पहली बार ब्लैक स्क्रीन पर येलो से लिखा था, ठीक है ना सर? शायद आपको इससे याद आ जाए। अगर वो 5 बातें नहीं याद आई तो कम से कम ये वाली बात याद रहेगी और बाकी पछतावा कि यार 5 बातें याद रहती तो फायदा था। वो जो येलो कलर याद रहा है उससे तो कोई बहुत बात नहीं बन रही। बहरहाल सर जी ये सब लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टैक्सेबल इनकम नहीं, अभी टैक्सेबल इनकम नहीं आनी। क्यों सर? अभी डिडक्टेबल अलाउंसेस ने लेस होना है सर। डिडक्टेबल अलाउंस कौन कौन से हैं? ज़कात, WWF, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड और इसने लेस होना। फिर इसके बाद आपकी आ जानी है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम के बाद क्या आना है? टैक्स लायबिलिटी। ये टैक्स लायबिलिटी पता कैसी आती है सर? 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है इंडिविजुअल है, AOP है या कंपनी है। फिर उसके बाद ये देखना पड़ता है कि ये बंदा सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। और फिर उसके बाद आपको टेबल से रेट अप्लाई करने आने चाहिए। वो सब करेंगे, 3 स्टेप फॉलो करेंगे तो फिर आप पहुंचेंगे टैक्स लायबिलिटी तक। इस टैक्स लायबिलिटी में सबसे पहला काम ये कर लें कि टैक्स लायबिलिटी से टैक्स क्रेडिट्स, और उसमें सबसे पहले
फुल टाइम टीचर। फुल टाइम टीचर का बताता चलूं, आपके पास पेपर में क्वेश्चन है सगीर वाला। मेरे मुताबिक पिछले 10 साल में जो सबसे अच्छा और सबसे ट्रिकी सवाल आया है सैलरी का, वो सगीर वाला सवाल है। पिछली से पिछली अटेम्प्ट में आई कैप में जब मैं आया था तो मैंने वो वाला सवाल करवाया था। लेकिन ऑब्वियसली अब चीज़ें चेंज हो गई, रेट्स चेंज हो गए। लेकिन इस सवाल में एक बात बड़ी काम की थी। सर आपके हेड्स ऑफ इनकम और भी हैं, सैलरी इनकम पर जितना टैक्स बनता था उस टैक्स को कैलकुलेट करके उसका 25% लेके माइनस करना। इनकम अंडर द हेड सैलरी निकालनी है, उसका सैलरी वाला रेट देखना है, उसका रेट, उसका टेबल जो देखना है वो कौन सा देखना है, सैलरीड पर्सन वाला टेबल देखना है। उससे टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, उसका 25% लेकर लेस करना। तो अगर किसी बंदे की उसके अलावा भी कोई हेड ऑफ इनकम है तो फिर वो नहीं, सिर्फ सैलरी की इनकम पर जो सैलरी के रेट के मुताबिक पर जो टैक्स बनता था उस पर 25% लेकर लेस करना। पिक कर गई बात? लो सर, ये क्या कर दिया आपने, लेस कर दिया फुल टाइम टीचर। अब फुल टाइम टीचर लेस करने के बाद जो अमाउंट आती है ना सर, बाद जो अमाउंट आती है ये वाली, इसको अब आपने फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स करना। फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स में भी सर वो अभी थोड़ी देर पहले कराया, बिजनेस के हवाले से भी क्रेडिट हो सकता है, कैपिटल गेन के हवाले से भी क्रेडिट हो, यस और नो? सर जो भी क्रेडिट होंगे वो क्या कर देने हैं, लेस कर देने हैं। और उसके बाद आपके पास आ जाएगा एक टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी आफ्टर रिडक्शन ऑफ फॉरेन टैक्स क्रेडिट। वैसे ही समझाने के लिए बता रहा हूं, इसको लिखना यहां पर जरूरी नहीं है, ये कोई ऐसा वो बात नहीं है जो लिखेंगे तो ही नंबर मिलेगा, ये वैल्यू निकालना जरूरी है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट के बाद आपके पास फर्दर टैक्स क्रेडिट आता है डोनेशन का। अब डोनेशन के टैक्स क्रेडिट के लिए आपने फिर ए ओवर बी इंटू सी लगाना, यस और नो? अब यहां पर जो ए होगा ये कौन सा होगा, ये वाली फिगर होगी। और फॉरेन टैक्स क्रेडिट में जो आप कैलकुलेट कर रहे थे एक्चुअल, और दूसरे नंबर पे क्या देख रहे थे, एवरेज, और एवरेज के लिए आप ले रहे थे ए ओवर बी इंटू सी, याद है? और यहां पर जो ए था वो कौन सा था सर, ये वाली फिगर थी। यार बात पिक कर गए हो? ये वाली फिगर ए, यानी फॉरेन टैक्स क्रेडिट के लिए फुल टाइम टीचर की लायबिलिटी, फुल टाइम टीचर लेस करने के बाद जो आएगा वो इस्तेमाल होना है, और डोनेशन के लिए जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट के बाद वाली लायबिलिटी है वो इस्तेमाल होनी है। ठीक हो गया? अच्छा जनाब, इसके अलावा वो कंट्रीब्यूशन टू पी फंड वगैरह ये सब भी हो सकता है, ये सब के लिए ए, डोनेशन कंट्रीब्यूशन के लिए ए सेम रहेगा। फॉरेन टैक्स क्रेडिट में बिजनेस, कैपिटल गेन और भी 4 तरह का फॉरेन टैक्स क्रेडिट हो तो ए सेम रहेगा। ठीक हो गया सर? ये सारा करने के बाद ये भी लेस होगा। ये लेस करने के बाद अब हमने क्या ऐड करना है, टैक्स ऑन, पहले एफटीआर लिख दो, लेट से डिविडेंड है, डिविडेंड पर टैक्स जो है वो यहां पर लिख दिया। फिर उसके बाद हमने कहना है टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम। अब चूंकि ये टैक्स है इसने ऐड होना है, ये ऐड हो जाएगा। सर एक चीज कॉन्सेप्चुअली आपको बता रहा हूं,
देखो आपने टोटल इनकम में जो चीजें लेस की हैं वो तीन है, एग्जैम्प्ट, सेपरेट ब्लॉक और एफटीआर। यस और नो? एग्जैम्प्ट पे टैक्स लगना ही नहीं, उसको फारिग कर दिया। सेपरेट ब्लॉक आइटम पर भी टैक्स लगना है और एफटीआर पर भी टैक्स लगना है। यस और नो? उसको टोटल इनकम में से माइनस किया है, लेकिन जब आपने टैक्स लायबिलिटी एनटीआर वाली निकाली तो उसके अंदर दोबारा क्या कर देना है? ऐड। यार मेरी बात समझ आ रही है? उस पर जो टैक्स बनेगा वो ऐड कर देंगे। आसान अल्फाज में हमने ये सब इसलिए किया कि वो सेपरेट ब्लॉक आइटम और एफटीआर वाली इनकम टैक्सेबल इनकम में शामिल ना हो और उस पर स्लैब रेट ना लगे। यही किया ना हमने, उस पर स्लैब रेट ना लगे। अब स्लैब रेट नहीं लगेगा, बाद में जो टैक्सेबल इनकम होगी उस पर स्लैब रेट लगेगा और उसके बाद इसको ऐड कर देंगे जो रेट सेपरेट ब्लॉक आइटम पर लगना है और एफटीआर आइटम पर जो रेट लगना है वो ऐड करके, वो करके टैक्स लगा के ऐड कर दिया। आगे आ जाओ। अब उसके बाद आ गया है टैक्स withheld by employer, advance tax, टैक्स डिडक्टेड ऑन। और सर एफटीआर आइटम पर तो टैक्स कट के मिला होगा ना, तो वो भी यहां पर क्या हो जाना है? लेस हो जाना है। ठीक हो गया? सर ये जब सारे लेस कर देंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा? टैक्स पेबल। इतना सा फॉर्मेट है। तो आपने सिर्फ चीजें सर देखें, ये असल में अरेंज जो कर रहे हैं उसका आर्ट है। मैं आपको कोई नॉलेज तो डिलीवर नहीं किया, सिर्फ अरेंज करने का आर्ट है। किस किस चीज को किस किस जगह पर प्लेस करना है, बस। सर जी 4 सवाल आप कर लें बैक टू बैक, ये फॉर्मेट नहीं आपको भूलेगा। और मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ और आप लोगों से भी कहूँगा, सर एक बार ना, जब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो एक सवाल किया, फिर अगले दिन सारा भुला के अगले दिन फिर सवाल कर लिया। सर इस तरह ना करें। आपने अगर इनकम टैक्स न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है तो सैलरी वाले 4 सवाल एक गो में करें। यकीन माने आपको मैक्सिमम चीज़ें रिटेन हो जाएंगी। वो जब आप एक सवाल करते हैं और 24 घंटे के बाद या फिर उसके बाद कहते हैं चलो जी दूसरा करूँगा, 2 दिनों बाद एक और सवाल करते हैं, तो उसमें से अक्सर चीज़ें आप भूल गए होते हैं। अच्छा, अगर इसकी बजाय आप एक ही गो में एक सवाल करें और अगले सवाल में वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हों और आप वो करें और उसके बाद फिर दोबारा करें और उसके बाद फिर दोबारा करें, 4 कह रहा हूँ। अब लेटेस्ट अटेम्प्ट जो 4 गुजरी हैं उसके एक गो में 4 सवाल कर लें। सर सैलरी के न्यूमेरिकल में से जो एडजस्टमेंट भी आती होंगी, आई एम क्वाइट श्योर कि 80% से ज़्यादा आपको आती होंगी। लेकिन 4 सवाल एक सिटिंग में एक गो में करें, यानी सवाल किया और उसको पूरा सवाल, जब तक सवाल ख़त्म ना हो जाए सोल्यूशन नहीं देखना। आपको थोड़ा सा डाउट होता है ना कि टैक्सेबल इनकम इतनी नहीं बनती, तो पहले आप सोल्यूशन देखते हैं कि आगे टैक्स लायबिलिटी गलत आ जाएगी। नहीं सर, आप पूरा सवाल आखिर तक हल करें, अपनी पूरी कोशिश करें, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन देखें। जब आप 100% अपना दे चुके हों कि यार ये वो पॉइंट है जिससे ज़्यादा मुझे नहीं आता, तो मेरी इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने में नॉलेज एक फैक्टर है, लेकिन यकीन माने डाटा हैंडलिंग इसमें 50% की वेटेज रखता है कि आपको डाटा हैंडल करना आना चाहिए। और आप एक तरीके से प्रैक्टिस करें, आपके दिमाग में ऑटो पे, आप यकीन करें, आप सवाल पढ़े होंगे, आपको पता होगा ये टैक्स क्रेडिट ने तो उधर नीचे करके उस जगह पर आना है, डिडक्टेबल अलाउंस ने तो टैक्सेबल इनकम से ऊपर आना है। सर ये चीज़ें आपके दिमाग में आने लग जाती हैं जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बेहतर होती रहती है।
ठीक हो गया। जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा इम्प्रूव कर लेते हैं तो आप सवाल देख कर असेस कर लेते हैं कि सैलरी की 4-5 एडजस्टमेंट्स हैं, तो मुझे सैलरी की वर्किंग के लिए इतनी ज़्यादा जगह छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सर समझ आ रही है? ऐसे हो जाता है। लेकिन मेरा मशवरा क्या है, आखिरी बात आगे बात करूँगा फिर आगे चलूँगा। मेरा एक मशवरा है, एक गो में 4 सवाल सैलरी के कर लें। आपकी सैलरी के लेटेस्ट जो 4 आए उसमें से एक और टाइम बचा तो 2 तो मैं आपको अभी करवा दूंगा। सर डन हो गई बात? तो आप एक गो में करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा, उससे चीज़ें रिटेन हो जाती हैं। ये वाला फॉर्मेट पीडीएफ में हमने इनको शेयर करना है, ठीक है? इससे पीडीएफ एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और इंशाल्लाह आज जो चीज़ें आपको शेयर होंगी उसमें ये भी शेयर हो जाएगा। अच्छा जनाब, मैं कल शाम भी सोचता रहा कि आपको सगीर वाला क्वेश्चन कराऊं या लेटेस्ट अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि मेरे मुताबिक सबसे अच्छा सवाल जो अब तक टेस्ट हुआ है सैलरी का वो सगीर है, लेकिन ये पिछली से पिछली अटेम्प्ट में मैं करवा चुका हूँ आई कैप में, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा था। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको लेटेस्ट अटेम्प्ट वाला सवाल करवाता हूँ। अलबत्ता सगीर वाले क्वेश्चन की वीडियो मैं आपको ग्रुप में इंशाल्लाह आज ही शेयर कर दूंगा। वो मैंने करवाया हुआ है, वो मैं उसकी वीडियो आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, यानी वो भी आ जाएगा आपके पास और ये वाला तो लेटेस्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ये करते हैं। पंद्रह मार्क्स का अपने माइंड में रखें कि सैलरी का अगर न्यूमेरिकल आया तो 15 एक नंबर का, 12 से 15 नंबर का आएगा। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि एडजस्टमेंट्स आ जाए न्यूमेरिक सैलरी के हवाले से। लो सर, नासिर हैज़ बीन वर्किंग एज हेड ऑफ फाइनेंस इन आसाइश प्राइवेट लिमिटेड। क्या ये विजिबल है? पढ़ा जा रहा है नाम से? जी, Nasir has been working as head of finance in Asaish Private Limited. He received the following monthly emoluments from APL during the year ended 30 जून 2022. बेसिक सैलरी है, मेडिकल अलाउंस है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। इन एडिशन टू द अबव, APL यानी आसाइश प्राइवेट लिमिटेड या आपका एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किए फॉलोइंग बेनिफिट्स: रेजिडेंशियल हाउस ओन्ड बाय APL फॉर नो रेंट। जूम कर दें थोड़ा। अब बेहतर है जी। Residential house owned by APL for no rent. The fair market value of the rent was 3 लाख पर मंथ। सर रेजिडेंशियल हाउस मिला हुआ है, उसकी फेयर मार्केट रेंट भी दिया हुआ है। दिमाग में क्या आया फौरन? मेरे दिमाग में तो यही है कि ये एकोमोडेशन दी हुई। यस और नो? आगे चलते हैं। Company maintained car. The car was acquired on lease by APL on 1 July 2020 at an annual rental of 1.1 million. The fair market value of car as on 1 July 2020 and 30 June 2022 was 4 million and 6 million. 70% of the car is used for official purpose while 30% for personal purpose. एक एडजस्टमेंट ये है, सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, उसको उसने गाड़ी दी हुई है, ठीक है। 250 लीटर फ्यूल दिया हुआ है, ये थर्ड एडजस्टमेंट है। रीइम्बर्समेंट ऑफ कार मेंटेनेंस है 20,000 रुपये की। फिर उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस है नासिर और उसके डिपेंडेंट्स के लिए।
फिर उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस से जहन में फ़ौरन आया कि ये तो मेडिकल फैसिलिटी है सर, ये तो मेडिकल फैसिलिटी है। एड हॉक रिलीफ जो है वो अलाउंस है। फिर उसके बाद नासिर इनकर्ड अ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 20,000 फ्रॉम जुलाई टू नवंबर वाइल वर्किंग फ्रॉम होम, और जो घर से काम करता रहा है कोविड में उस पर उसने 20,000 रुपये पर मंथ एक्सपेंडिचर इनकर किए। विद होल्डिंग टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर है 4.5 मिलियन। ये सैलरी के हवाले से एडजस्टमेंट्स हैं। ड्यूरिंग द ईयर ही गॉट मैरिड एंड रिसीव्ड 1 मिलियन इन कैश एज गिफ्ट फ्रॉम वेरियस रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। इन एडिशन 4 लाख उसको अपने पेरेंट्स से मिला है, और उसके पेरेंट्स ने उसको 50 लाख की गाड़ी भी गिफ्ट की है। ड्यूरिंग द ईयर ही पेड अ कैश डोनेशन ऑफ 4,80,000 एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर डोनेशन है सर, लेकिन कैश में। During the year, Nasir contributed rupees 4.7 million to an approved pension fund under the voluntary pension scheme fund. इसने contribution to pension fund भी किया। सवाल शुरू होते ही ख़त्म हो गया। पिछली अटैम्प्ट का सवाल है सर, और मुझे इसमें कोई एक एडजस्टमेंट भी ट्रिकी नहीं फील हुई। एक सवाल करवाना है मैंने आपको, एक चीज़ सिखाने के लिए मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा है। सर आपने ना ये सवाल 2 बार पढ़ना होता। सबसे पहली बार जब आप सबसे पहली बार ये सवाल पढ़ रहे होंगे तो आपका एम ये होगा कि आप हेड ऑफ इनकम आइडेंटिफाई कर लें। सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, किस हेड ऑफ इनकम को टच कर रहे हैं। अगर एफटीआर है तो एफटीआर को हाईलाइट कर दें। सर शीट पर ना एक मतलब सजेशन है, मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या वो हो, लेकिन आप मार्क कर सकते हैं यहाँ पर कि जनाब ये सैलरी की एडजस्टमेंट है, ये एफटीआर की एडजस्टमेंट है, ये मिसाल के तौर पे एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट के लिए ई लिख लें, एफटीआर लिख लें, सैलरी लिख लें, ये टैक्स क्रेडिट है। विद होल्डिंग टैक्स क्या था? टैक्स क्रेडिट था। आपने इनिशियल रीडिंग पहली बार जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो आपको सारी बात फौरन समझ नहीं आ जाती, लेकिन अगर पहली बार पढ़ने से आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई किस हेड में किस हेड की बात हो रही है, एनटीआर की बात हो रही है, सेपरेट ब्लॉक आइटम है, एफटीआर है, टैक्स क्रेडिट है, डिडक्टेबल अलाउंस है, इनिशियल रीडिंग में आपने ये कर लिया, उस वक्त तक आपने जब पहली बार रीड करना है तो आपने अपने आंसर स्क्रिप्ट पे कुछ नहीं लिखना। अभी तक मैंने अपनी आंसर शीट पर कुछ नहीं लिखा, एक बार पढ़ा है भाई, ये भी पता चल गया ना ये सैलरी की एडजस्टमेंट है, ठीक है, ये भी पता चल गया ना ये अगर सैलरी की एडजस्टमेंट है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम है, तो आपके दिमाग में ये बात तो आएगी ना यार अभी मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा, यहाँ सैलरी होगा ज़्यादा तो ज़्यादा कैपिटल गेन होगा, और यस और नो। तो ये इनिशियल रीडिंग पहली बार जब आप कोई भी सवाल पढ़ते हैं, सर देखिए आप एक सवाल जो दूसरी बार करते हैं ना, आप वो कभी भी उतनी बेहतर प्रैक्टिस नहीं कर सकते पेपर लेवल की जो आपने पेपर में बिल्कुल नया सवाल आना। असल में मैं आपको नए सवाल के लिए तैयार कर रहा हूँ, मैं आपको उस सवाल के लिए तैयार नहीं कर रहा जिसमें आपको पहले ही पता है कि इसकी टैक्सेबल इनकम 4.7 मिलियन आती है, और जब वो बराबर नहीं होती तो आपको पहले ही पता होता है कि यार कहीं ना कहीं गलती है, मुझे लगता है प्रॉपर्टी वाली इनकम मेरी बराबर नहीं आई। उससे कभी भी आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट्स की करते हैं हमेशा, फिगर्स की नहीं करते। बहुत से बच्चे गलती ये करते हैं, वो उनको फिगर्स याद होती हैं। बहुत से बच्चे, क्या मुझे भी ये प्रॉब्लम थी सर, मुझे फिगर याद रह जाती थी कि अच्छा इसका आंसर, इसकी टैक्स लायबिलिटी 11,000 आनी है। अब वो 11,000 नहीं आई तो मुझे कंफर्म होता था कहीं ना कहीं गलती है, और मैं वो गलती ढूंढता था। लेकिन पेपर में जो सवाल आएगा उसका नहीं हमें पता कि इसकी लायबिलिटी कितनी आनी है, और इस वजह से हम कभी भी उस पर ऐसे नहीं सोचते जैसे उस सवाल पर सोचते हैं जो हमें ऑलरेडी पता होता है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम जो तैयारी करते हैं और तैयारी करवाते हैं वो एक अनसीन सवाल के लिए होती है। अनसीन सवाल के लिए आप एक तो पेपर प्रेशर, और दूसरा आप पहली बार सवाल पढ़ रहे होते हैं। अभी
एक वीडियो मैंने बनाई है, आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। मैंने अपनी रेगुलर क्लास के लिए की थी कि पेपर को अप्रोच किस तरह करना है। तो लेटेस्ट 2 अटेम्प्ट्स के पेपर आप लोगों को बताए हैं, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। वो बड़े इंपॉर्टेंट है मेरे मुताबिक। जो बच्चा उस अप्रोच को समझ जाए वो कम से कम 10-12 नंबर इजाफी ज़रूर ले लेगा। वो इंशाल्लाह आपके साथ मैं वो भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। अब इस वक्त जो बात हो रही है, चूँकि आप में से सबसे पहला सफ़ा न्यूमेरिकल का होता है, और बंदा अभी अपनी नर्व्स पर सर जैसे जैसे आप पेपर करते जाते हैं ना, वैसे वैसे आप काम होते जाते हैं। पेपर का पहले 15 मिनट या पहला आधा घंटा जब आप लिखने लगते हैं, उस वक्त आप सबसे ज़्यादा नर्वस होते हैं, और पेपर के आखिरी 15 मिनट में आप शेरों की तरह लिख रहे होते कि तेरी मैंने ख़त्म कर देना इसको। उस वक्त सर समझ आ रही है ना? यानी आपका कंफर्ट लेवल आखिरी 15 मिनट में बहुत ज़्यादा होता है और पहले 15 मिनट में सबसे कम होता है। तो आप पहले 15 मिनट में कोई औखा सवाल उठा लेंगे तो उससे क्या होगा, आपको आप पहले 15 मिनट में पहला सवाल ही, पहला एमसीक्यू उठा के आपने कहा इतना मुश्किल है, मेरा तो नहीं पास होना। वो 1 नंबर का एमसीक्यू, 1 नंबर का एमसीक्यू आपको डीमोटिवेट करने के लिए काफ़ी है। तो पेपर को स्कैन करना भी एक आर्ट है और पेपर को हल करना भी एक आर्ट है। ये आर्ट मैंने 2 लेटेस्ट अटेम्प्ट के पेपर में सिखाया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। लो सर, मैं इससे ये बात सारी आपसे की है कि जनाब ये जो आपने पेपर करना है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस वक्त आप ये सबसे पहले ये वाला सवाल नहीं पढ़ रहे होंगे। आपने सबसे पहले न्यूमेरिकल नहीं करने, आपने सबसे पहले हल्के सवाल करने, ठीक है? और फिर उसके बाद आपने न्यूमेरिकल पर आना है। फिर भी न्यूमेरिकल चूँकि पूरे पेज का होता है तो उसका एक प्रेशर होता है, एक लाइन वाले सवाल का प्रेशर नहीं होता आप पर। जो एक सफ़ा जो है जिसने वो पेपर में लिया हुआ है उस पर आपका एक प्रेशर होता है। आपने आराम से स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, उसको रीड करना है। इनिशियल रीडिंग में आप सारी बातें एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, मगर आपने मोटी मोटी बातें, हेड कौन सा है, एफटीआर है, एनटीआर है, सेपरेट ब्लॉक आइटम है, एग्जेम्प्ट है, ये ट्रेस कर लिया, डिडक्टेबल अलाउंस है, उसके साथ डीए लिख लें। सर अगर आपने वो साथ साथ लिखा ना, तो मुझे डर है, मैं आपकी जगह होता तो मुझे ये होता कि अब मैं भूल जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने मार्क करके साथ एफटीआर या डीए लिख लिया ना, तो फिर मुझे तसल्ली एक तो ये है कि मुझे याद रहेगा, दूसरा ये कि मुझे पता है कि ये 2 जगहों पर टैक्स क्रेडिट है। जब मैं टैक्स लायबिलिटी निकालूंगा तो पूरा सवाल स्कैन नहीं करूंगा, वो 2 जगह स्कैन करूंगा जहां पर टैक्स क्रेडिट मैंने मार्क किए हैं मैं पढ़ के। यार मेरी बात समझ आ रही है? यही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसने आपको न्यूमेरिकल में एडवांस लेवल तक लेके जाना है। और असल ये सवाल कराने से ज्यादा ये ट्रिक्स सिखाने का हमारा मकसद है। सब बात समझ आ गई? लो सर, लो ये वाला सवाल हम ऐसे यहां पर कर रहे थे और हमने ये सारा पढ़ लिया था, और इनिशियल रीडिंग के बाद हमें ये समझ आ गई थी कि यार ये सारी एडजस्टमेंट सैलरी की हैं, 2 टैक्स क्रेडिट हैं और एक ये गिफ्ट है। ये किस हेड में आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एक कैश डोनेशन है वो वैसे फारिग हो गया, एक टैक्स क्रेडिट है, यहां पर बात खत्म हो गई। सर मैं सवाल करने लगा हूं, सवाल अटेम्प्ट कैसे करना है यहां पर कर देते हैं जनाब। बंदे का नाम था नासिर, सर रिक्वायरमेंट से देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, यार ना कर, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेबल। टैक्स ईयर कौन सा है? 2022 जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक ही चल रहा। अच्छा जी, उसके बाद यहां पर लिख दिया
सैलरी और वर्किंग नंबर 1, फिर हम ऊपर आ गए और अब हम यहां पर वर्किंग नंबर 1 सैलरी करने लगे। सबसे पहले आ गया बेसिक सैलरी। सर जी उसने कहीं पर नहीं बताया, कहीं सैलरी छोड़ी, कब ज्वाइन किया, तो अंडरस्टूड है कि 12 मंथ तक इधर रहा। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा छोटा लिखूंगा तो यार सर जी बेसिक सैलरी कितनी थी? 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 12। सर जरा कैलकुलेटर जरा अपने पास रखिएगा, नोट करने की बजाय जल्दी जल्दी हम ना इकट्ठे करते हैं। एक सवाल और कर लेते हैं, छोटा सा सवाल है, एक क्वेश्चन और कर लेंगे। जरा मेरे साथ अगर आप आ जाएंगे, कैलकुलेटर पकड़ेंगे, एक्टिवली देख रहे होंगे, जल्दी समझ आ जाएगी। एक क्वेश्चन और करा दूंगा, जल्दी से जरा एक्टिव हो जाए जरा। एक और 0 है। अच्छा जी, बेसिक सैलरी के बाद मेडिकल अलाउंस। जैसे ही मैंने मेडिकल अलाउंस पढ़ा, जेन में ये आया, एक मिनट यार, मेडिकल अलाउंस। जी मेडिकल अलाउंस कितना है भाई? सर जी मेडिकल अलाउंस अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जेम्प्ट होता है, पता है ना। लेकिन यहां पर नीचे मेडिकल फैसिलिटी वाली बात भी पड़ी थी। इनिशियल रीडिंग में मेरे जेन में इतनी तो आएगा ना कि ये हेल्थ इंश्योरेंस है। मेडिकल फैसिलिटी फॉर नासिर एंड इज डिपेंडेंट एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। इसका मतलब है मेडिकल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट होगी और मेडिकल अलाउंस टोटली टैक्सेबल होगा। जी बताइएगा। 1.2 मिलियन। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे क्या चीज है? कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। जी कितना? 2.4 मिलियन लिख दूं? अच्छा जी, उसके बाद एकोमोडेशन। जी एकोमोडेशन के बारे में क्या है हमारे पास? हायर ऑफ 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल। नहीं दिया हुआ, बेसिक सैलरी ले लूं फिर? जी भाई जी बताइएगा। 4320 और दूसरा फेयर मार्केट रेंट क्या है? 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 12, 3.6 मिलियन, विच एवर इज। कौन सा हायर है? ये हायर है। 43, इसको यहां पर लिखूंगा बेहतर है। अच्छा जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंपनी मेंटेन्ड कार। सर जी कन्वेंस पार्ट होली है या पार्टली फॉर बिजनेस है, पार्टली फॉर नॉन बिजनेस है? सर उसने लिखा हुआ है 70% ऑफिस के लिए, 30% पर्सनल, ऐसा ही है ना? जरा बताइएगा। 5% ले लूं? सर 5%। लीज्ड है या ओन्ड है? सर लीज्ड है, तो फेयर मार्केट वैल्यू एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज टर्म, ये पढ़ाया था सर। देखिएगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार 1 जुलाई 2020 को इतनी थी और 30 जून 2022 को इतनी थी। हमारे लिए क्या है सर? 4 मिलियन।
सर हमें नहीं बताया कब दी कब नहीं दी, तो भाई जब फेयर मार्केट वैल्यू एट द इंसेप्शन ऑफ लीज टर्म आ गया, सर यहां पर लिख दूं तो आगे आ जाओ भाई। 250 लीटर फ्यूल पर मंथ मिलता है, एवरेज पेट्रोल प्राइस ड्यूरिंग द ईयर थी 180। सर जी 30% ये पर्सनल इस्तेमाल करता है। जो फ्यूल दफ्तर के लिए इस्तेमाल करता है उसका तो मसला नहीं है, लेकिन जो फ्यूल पर्सनल इस्तेमाल करता है वो इसकी इनकम में शामिल होगा। और इसने बता दिया हुआ कि 30% पर्सनल इस्तेमाल करता है। तो जनाब ये कितना फ्यूल है? 250 लीटर मल्टीप्लाई बाय 180, पुरानी बात है सर, मल्टीप्लाई बाय 30% मल्टी पर मंथ था ना, मल्टीप्लाई बाय 12। जी भाई 162,000, 162,000। सर ये वाली बात भी आ गई, ये फ्यूल की बात भी कर दी। उसके बाद आप आगे आ जाओ, रीइंबर्समेंट ऑफ कार मेंटेनेंस एक्सपेंस अप टू 20। सर जी ये जो 5% लिया है ना हमने, ये कंपनी मेंटेन्ड कार का होता है। अब जो मेंटेनेंस है ये कंपनी के जिम्मे है। अब अगर कंपनी गाड़ी को मेंटेन करा रही है तो वो मेरे जिम्मे नहीं है या वो मेरी इनकम में शामिल नहीं होगा। इसको ऐसे समझना, ऐसे समझ लीजिए। एक और तरीका भी है इसको समझने का, यार जो गाड़ी है वो मेरी है या कंपनी की है? कंपनी अपनी गाड़ी मेंटेन कर रही है, मेरा क्या कसूर है इसमें? कल मैं छोड़ कर चला जाऊंगा, गाड़ी कंपनी की होगी तो कंपनी अपनी। ये जो फ्यूल है ये तो कंज्यूम हो रहा है, ये 30% मेरा जाती हुआ मुझे फायदा मिल रहा है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? तो मेंटेनेंस जो होती है ना, ये जो 5% या 10% लेते हैं, ये मेंटेन्ड कार का होता है, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ गया मेडिकल फैसिलिटी। सर मेंटेनेंस जो है इसके साथ लिख लें नॉट टैक्सेबल। सर जब आप ये लिखते हैं ना तो उसको इशारा मिल जाता है कि इन्हें भुलिया नहीं, इन्हों पता है। एक बच्चा है जो गलती से लाइन ही नहीं पढ़ी, उसने भी कुछ नहीं लिखा और आपने भी नहीं लिखा, तो दोनों बराबर तो नहीं ना हो सकते सर। आप इतना लिख देंगे तो उसे समझ आ जाएगा सर। सर जी हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल फैसिलिटी लिख दूं? इसके साथ भी क्या लिखूंगा? एग्जैम्प्ट। क्योंकि एक काम करता हूं, यहां पर लिखने की बजाय यहां पर लिखता हूं एग्जैम्प्ट एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लो सर, उसके बाद आ गया एडहॉक रिलीफ अलाउंस। ये देखें ये नई वैरायटी है। अब एक बच्चा, आप जूम करें, आप जिंदगी में पहली बार टैक्स का पेपर दे रहे हैं और ये लफ्ज़ आपने जिंदगी में पहली बार सुना है, तो अब आप सोचेंगे पता नहीं होना था की करना है। कुछ भी नहीं करना भाईजान, नहीं बताएगा टैक्सेबल है। एडहॉक रिलीफ। सर ये मैंने मजाक से नहीं कहा, हर चीज टैक्सेबल है सिवाय उसके जिसके बारे में एक्सक्लूसिवली उसने बताया हुआ है, सिवाय उसके कि वो काम करने के लिए दी जा रही है और काम करने की एवज नहीं दी जा रही। कॉन्सेप्ट तो यही है ना। तो आपको जो चीज मिल रही है आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, बस ये पता है कि ये एडहॉक रिलीफ अलाउंस। तो काम करने के लिए नहीं मिल रहा, ये काम करने के एवज मिल रहा है और आपको नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये अलाउंस है, तो ये तो इनकम में शामिल कर देंगे। इस तरह की कोई और वैरायटी भी हो सकती है, पेपर में कोई नई वैरायटी भी हो सकती है। आपने परेशान नहीं होना, मेन पॉइंट ये है काम करने के लिए या काम करने के एवज मिल रहा है, एम्प्लॉयर फ़ायदा दे रहा है, काम करने के एवज दे रहा है, इनकम में शामिल करें, ख़त्म। जी सर बताइएगा क्या अमाउंट? 1 माह की बेसिक सैलरी है ना। अच्छा जी,
फिर उसके बाद आ गया नासिर इनकम मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 20,000। सर ये तो काम करने के लिए ले रहा है ना सर। अब ये जो 20,000 खर्च कर रहा है वो कोविड सिचुएशन की वजह से, ये तो ऑफिशियल ड्यूटी के लिए है। एक्सपेंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज टैक्सेबल नहीं होगा। गर्चे कितना है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं है सर, ये 1 जुलाई से जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, 5 मंथ है। यार पानी किधर गया भाई? ये मिल गया, वो तो खत्म हो गया। लो सर, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूं, ये 1 लाख बनता है, लेकिन ये टैक्सेबल नहीं है, ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए था। अब विद होल्डिंग टैक्स आ गया, इसके साथ मैंने टैक्स क्रेडिट लिखा हुआ है, इसका मतलब है मैंने इसको यहां पे कुछ नहीं करना, विद होल्डिंग टैक्स डिडक्टेड। एक पास पेपर के सवाल में पता क्या कहता है, डिडक्ट किया और रीइंबर्स कर लिया, यानी टैक्स कटा और एम्प्लॉय को वापस कर दिया। इसका मतलब है कि टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर है। अगर टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर होगा तो अंडर द हेड सैलरी इनकम में भी शामिल करेंगे और टैक्स लायबिलिटी में से कम भी करेंगे। सर समझ आ रही है? ये एक सवाल है अहमर गाजी, उसमें उसने ये वाली एडजस्टमेंट दी हुई है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। एक्सपेंस, उसके बाद आगे आ जाइए, विद होल्डिंग टैक्स हो गया, इसके साथ मार्क कर दिया, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक और चीज़, एक और टिप भी है, आपने इसके साथ सैलरी सारी चीज़ें लिखी थी, जैसे जैसे करते जाएं ना इसको काटते जाएं। ये जब काटेंगे ना तो आपको पता होगा यार ये वाली लाइनें मैंने नहीं पढ़नी। अगर मैंने अब कुछ ट्रेस करना है, मैंने पहली जब इनिशियल किया था तो सिंगल टिक था, लेकिन जब मैं उतारता जा रहा हूँ ना पेपर पे तो काटते जाएं। अब मैं ये सारी चीज़ें लिखता जा रहा हूँ और साथ साथ ये सारी कट गई हैं। अलबत्ता आगे चलते हैं, विद होल्डिंग टैक्स नहीं काट सकता मैं, वो भी पेंडिंग में है। गॉट मैरिड एंड रिसीव्ड 1 लाख इन कैश। सर ये जैसे ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बात आई मैंने इसको लिखा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वर्किंग नंबर 2। एक बार ये देखूंगा कि नीचे कितनी बातें रह गई हैं, वो ख़ास बात नहीं रहेगी, बस 3-4 लाइन, 3 लाइनें भी छोड़ दूं तो चलेगा। यहाँ पे वर्किंग नंबर 2 आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और यहाँ पर गिफ्ट इन कैश। सर अब इसके पेरेंट ने कैश में दिए हैं या इसके दोस्तों ने दिए हैं, जो भी दिया है कैश में वो इनकम में शामिल होके टैक्स होगा। सरकार फ्रॉम पेरेंट्स नॉट टैक्सेबल। अगर इसको कार इसका फ्रेंड देता तो टैक्सेबल होती, सर सगे रिश्तेदार दे रहे हैं इस वजह से टैक्सेबल नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, ये तो हमने कर लिया, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। सर ये एडजस्टमेंट हो गई, मैंने ये प्लेस कर दी, यहाँ से काट दिया, यहाँ पे टोटल करके लिख दिया 1 मिलियन। उसके बाद आ गया डोनेशन। यहां पर नोट भी दे सकते हैं, लिख दें। यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसमें लास्ट में नोट एज डोनेशन इज पेड इन कैश देयरफॉर नो टैक्स
क्रेडिट इज अलाउड। लो सर, ये भी हो गया, ये वाली बात भी मैंने लिख दी, ये भी काट दूंगा। ड्यूरिंग द ईयर नासिर कॉन्ट्रीब्यूटेड रुपीज 4.7 मिलियन टू एन अप्रूव्ड पेंशन फंड अंडर द वॉलंटरी। सर ये इस पर टैक्स क्रेडिट मिलना है। मेरी सारी एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई, यहां पर रुक जाएं और ध्यान से बात सुनें। मेरी सारी एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई। अब ये मैंने अगले स्टेप में मैंने देखना है मेरी इनकम फाइनलाइज होए पहले। हाँ, डिडक्टेबल अलाउंस पर मैंने डीए मार्क किया हुआ है, वो भी अभी नहीं कर सकता। टैक्स क्रेडिट पर मैंने टीसी मार्क किया हुआ है, वो भी मैं अभी नहीं कर सकता। एफटीआर पर, एफटीआर अगर होती तो मैं यहां पर एक लाइन आइटम एफटीआर देके लिख देता। सेपरेट ब्लॉक आइटम होती तो वो तो पहले ही कहां पर शामिल होती, हेड के अंदर शामिल होती। एग्जेम्प्ट इनकम होती तो वो कहां पर शामिल होती, वो मैं अलहदा यहां पर लाइन आइटम लिखता। मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चरल इनकम यहां पर लिख देता, एग्रीकल्चरल इनकम। जब मैं इनकम से पूरा फारिग हो जाऊं ना, जब मैं सारी एडजस्टमेंट कर लूं, तो मेरा पहला स्टेप होगा मैंने अपनी इनकम को फाइनलाइज करना। सर यही तो स्टेप सिखाने के लिए न्यूमेरिकल करा रहा हूं। सोल्यूशन तो आपके पास वैसे भी मिल सकता है एक पीडीएफ में। ये स्टेप के किस तरह न्यूमेरिकल को अप्रोच करना है, मैंने सारी एडजस्टमेंट कर ली। अब मेरा अगला स्टेप ये है, मैंने एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के बाद अब दो ही चीजें रह गई हैं, या वो जो मैंने सवाल में मार्क की हुई है, या वो जो मैंने पेपर पे उतारनी हुई है। अब जो मैंने पेपर पे चीजें उतारनी है उसको मैंने फाइनलाइज करना। यानी ये सैलरी का टोटल कितना बना, टोटल कर दीजिए भाई प्लीज, एक बार कंफर्म कर दीजिए टोटल। 18 जी 1868, अच्छा 000 है, 18682। सर ये मेरी फिगर फाइनलाइज हो गई। यहां पर लिख दिया 1868200। आगे आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, 1 मिलियन है, इसको भी फाइनलाइज कर दिया मैंने। इससे अगला स्टेप है मैंने अपनी टोटल इनकम तक जाना है। अगर कोई एफटीआर इनकम होती लिख देता, अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम होती लिख देता। लिखने के बाद पता क्या करता, यहां पर मैं पहुंचता टोटल इनकम पर। जी कितना है, 1968200। अब जब मैं टोटल इनकम पर पहुंच गया तो एफटीआर वाली इनकम माइनस करता, एग्जेम्प्ट वाली इनकम माइनस करता, सेपरेट ब्लॉक वाली इनकम माइनस करता। यहां पर नहीं है, अगर होती तो मैं माइनस करता। मैं आपको आने वाले सवाल के लिए तैयार कर रहा हूं, सिर्फ इस सवाल के लिए नहीं तैयार कर रहा, इसलिए जितनी प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं सारी डिस्कस कर रहा हूं, वो करता तो जनाब आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाती। डिडक्टेबल अलाउंस लेस करता। हाँ, वो 3 करने के बाद अगला स्टेप पता क्या था, अगला स्टेप था डिडक्टेबल अलाउंस। मैं अपने पूरे सवाल को स्क्रीन करता कि कोई डिडक्टेबल अलाउंस तो नहीं है इसमें, डीए तो नहीं मैंने कहीं पे लिखा। जाहिर बात है लिखा होगा तो दिमाग में रहेगा ना कि डीए मैंने लिखा हुआ है। फिर मैं ये करने के बाद टोटल इनकम निकालने के बाद सेपरेट ब्लॉक आइटम, एफटीआर और एग्जेम्प्ट लेस करता, फिर उसके बाद डीए माइनस करता, वो जो भी होता। वो माइनस करने के बाद फिर मैं लिखता टैक्सेबल इनकम। सर वो आती जो भी डीए डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने के बाद आती। ठीक हो गया सर, वो टैक्सेबल इनकम आ जाती तो फिर हम निकालते हैं टैक्स लायबिलिटी।
सर जी टैक्स लायबिलिटी बताते हैं आप कैसे निकालते। आप टैक्सेबल इनकम है, स्टेप नंबर 1 इंडिविजुअल एओपी कंपनी, इंडिविजुअल। स्टेप नंबर 2 सैलरीड नॉन सैलरीड। सर पता कैसे पता चलता है सैलरीड है या नॉन सैलरीड है? सर ये देखिएगा 1868200 डिवाइडेड बाय, सर इनकम अंडर दैट सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम 1968200। सर ये करेंगे कितना आ रहा है सर आंसर? 94%। अगर ये 75% से ज्यादा हो तो सैलड, इसका मतलब है ये सैलड पर्सन है। स्टेप नंबर 3 आपके पेपर में लास्ट पेज पर दिए होंगे रेट उस रेट से देख के आपने लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेनी है। हाँ जी सर क्या बन रहा है? 564370। सर ये आपके पास आ गई टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी जैसे ही आपने कैलकुलेट की, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है टैक्स क्रेडिट। फुल टाइम टीचर है कोई? नहीं। फॉरेन टैक्स क्रेडिट है कोई? नहीं। फिर डोनेशन या कंट्रीब्यूशन है कोई? सर जी ये देखिए डोनेशन या कंट्रीब्यूशन ये है सर 4.7 मिलियन था। कीजिए जरा, टैक्स लायबिलिटी आ गई, टैक्स क्रेडिट ऑन कंट्रीब्यूशन। सर जी उसको क्या करते हैं? ए ओवर बी इंटू सी। नाउ व्हाट इज ए? 564370। व्हाट इज बी? 19682। ए ओवर बी आ गया। नाउ व्हाट इज सी? सी के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ है? सर सी के बारे में पढ़ा हुआ है एक्चुअल 4.7 मिलियन है, या सर इंडिविजुअल है तो 30%। जरा निकालिएगा 1968200 जी। 5904600। इन दोनों में से लोअर कौन सा है? इन दोनों में से लोअर लेना ना जी। कैलकुलेट कीजिएगा 1347698। सर ये लेस करना है। सर जी इस 1347698 कर लिया, आपने टैक्स क्रेडिट लेस किया। सर आपने काटा, ये देखिए सर आपने ये टैक्स क्रेडिट काट दिया। फिर देखिए कोई और टैक्स क्रेडिट तो नहीं है? सर ये एक और टैक्स क्रेडिट है सर 4.5 मिलियन का। विद होल्डिंग टैक्स कितना है भाई? 4.5। सर ये लेस करेंगे और आपके पास कोई टैक्स, ये काट दिया साथ ही, और तो कोई टैक्स क्रेडिट नहीं है। नहीं है भाई। अब क्या कर दिया? अब यहां पर निकाल जी भाई। रिफंड आ रहा है सर, टैक्स रिफंडेबल 203998। सर इसको माइनस में शो कर दें, ये आपका सवाल था। मेरे मुताबिक एक आसान सवाल था। वैसे एक बात बताऊं, सैलरी का सवाल होता ही आसान है। यानी पिछले 10 सालों में वो एक सगीर वाला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी आया है, उसमें फुल टाइम टीचर, और उसमें भी पता कहाँ पे मसला था? टैक्स लायबिलिटी निकालने तक मसला नहीं था, वो मसला उसके बाद था। फुल टाइम टीचर का भी था, फुल टाइम टीचर की भी उसको क्रेडिट मिलना था, फिर उसके बाद उसमें फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी था, उसके बाद उसमें डोनेशन वाला क्रेडिट भी था। तो वो इस वजह से थोड़ा ज्यादा ट्रिकी हो गया था। अदरवाइज
उसको आपने देखना जरूर है। अगर मैंने वो ना कराया होता पिछली से पिछली अटेम्प्ट में, तो मेरे मुताबिक नंबर 1 प्रायोरिटी उस सवाल की है। लेकिन वो ये होता है ना कि सर पहले भी यही कराया, सर हर बार आके यही वाला सवाल करा देते हैं, तो मुझे थोड़ा वो लगता है। आपको मैं उसकी वीडियो शेयर कर दूंगा और वो आपने लाजमी देखना है। मैं फिर कह रहा हूँ, नंबर 1 प्रायोरिटी वो थी और नंबर 2 प्रायोरिटी लेटेस्ट अटैम्प्ट का सवाल था। मैंने आपके सामने कर दिया। ये सवाल देख के तो मेरे मुताबिक कॉन्फिडेंस ही आना चाहिए कि यार ऐसे ऐसे सवाल भी आई कैप ने पूछे और पिछली अटैम्प्ट में पूछा। सर एक सवाल और है इससे पिछली अटेम्प्ट का। सही नजर आ रहा है? सर जी, मैं आपके साथ अगला क्वेश्चन डिस्कस करने लगा हूं। शुरू करते हैं सर। 2 बार रीडिंग करनी है, जो प्लान आपको बताया है। अब उस प्लान को इंप्लीमेंट करने का टाइम है। पहली बार तो सिखाया है, ये अब उसको इंप्लीमेंट करना है। 2 बार सवाल पढ़ना होता है। एक बार इनिशियली पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ रहिएगा, मुझे देख लें कैसे परफॉर्म कर रहा हूं, उसके बाद आपने भी वैसे ही करना है। पढ़ते हैं सर सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट द डे टुडे इज 31 अगस्त 2022। बासित सीनियर मैनेजर एट मास्टर लिमिटेड रिजाइंड ऑन 31 जनवरी 2022 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3.5 year of service. During the tax year 2022, he received the following emoluments. सर सैलरी थी 6,10,000 की, अलाउंस मिला 60,000 पर मंथ फॉर सर्विस ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, आउट ऑफ विच ही पेड रुपीज 36,000 पर मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज सर्विसेज। गौर से ये सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट बच्चों की ये गलत थी। अलाउंस कितना मिला है? 60,000। 36,000 डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए मिला है और 24,000 बकाया बच गया था। सर जी, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए पैसे दे रहा है तो वो इनकम में शामिल होंगे या नहीं? यस और नो? होंगे। और अगर उसने आपको 60,000 रुपया दिया, 36,000 की चीज आई है, बाकी 24,000 आपके लिए बच गया है, वो आपका है, क्या वो आपकी इनकम में शामिल होगा या नहीं? यस होगा। तो सर 36,000 भी इनकम में शामिल होना था और 24,000 जो बच गया था वो भी इनकम में शामिल होना था। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने गलती ये की थी कि बस 36,000 को इनकम में शामिल किया था। सर पूरा 60,000 इनकम में शामिल होना था। ये पिछली अटेम्प्ट में मैंने करवाया था ये वाला सवाल, मगर उसमें अब काफ़ी चेंजेस हैं तो मैंने सोचा मैं इसको डिस्कस कर दूं। सर अलाउंस भी आ गया और दूसरे नंबर पे अलाउंस इक्वल टू 5% ऑफ द सैलरी सोलली एक्सपेंडेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। अब यहां पर एक मसला है, अगर वो फिक्स दे रहा है, 2 बातें सर, अगेंस्ट द परफॉर्म, अगर वो फिक्स दे रहा है और अगर एक्सक्लूसिवली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, यहां पर एक्सक्लूसिवली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी तो है लेकिन ये फिक्स है। सर समझ आ रही है? अगर फिक्स होगा तो ये इनकम में शामिल होगा। सर एक पॉइंट समझिए, मैं आपको वो वाला पॉइंट, आपकी किताब में, आपके नोट्स में, आई कैप की किताब ने अलाउंस के बारे में बड़ा कैटेगोरिकली 2 बातें कही हैं। अलाउंसेस टैक्सेबल तब होंगे जब या तो वो फिक्स ना हो, या तो वो फिक्स हो तो टैक्सेबल होंगे,
या एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ वर्क ना हो तो टैक्सेबल होंगे। अब यहां पर 5% ऑफ सैलरी तो है, ये फिक्स है सर, भाई सैलरी फिक्स है, उसका 5% भी फिक्स है, इस वजह से इसको इनकम में शामिल करना था। तो ये कंफ्यूजन थी अलाउंसेस के बारे में, ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर अलाउंसेस फिक्स हुए तो वो हमेशा इनकम में शामिल होंगे। सर एक बात ध्यान में रखिएगा, मैंने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, आई कैब वाले उसके लिए जो पैसे दे रहे हैं वो लाहौर से इस्लामाबाद के डिस्टेंस के हैं, और अलाउंस फिक्स नहीं है, वो जब जाऊंगा तब मिलेंगे। अच्छा अगर उन्होंने कहा हर महीने का 10,000 देंगे, जाओगे तो भी, नहीं जाओगे तो भी, सर ये टैक्सेबल होगा। मेरा पॉइंट भी किया है सर, अगर मैं जाऊं तो दें और अगर ना जाऊं तो ना दें, ये टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये पता चल गया एक्सक्लूसिवली काम के लिए। ये मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? और अगर वो कहे कि आपको हर महीने के मिलेंगे या 5% ऑफ द सैलरी आपको ट्रैवलिंग की मिलेगी, चाहे जाओ चाहे ना जाओ, सर ये टैक्सेबल होगा। ये असल कॉन्सेप्ट है, इसको पिक कीजिए। फिक्स होगा तो टैक्सेबल होगा, एक्सक्लूसिव नहीं होगा तो भी टैक्सेबल। यहां पर एक्सक्लूसिव तो है, सोलली एक्सपेंडेड, लेकिन फिक्स है। सर आगे चलते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑन 1 जुलाई 2021 he leased a car having fair market value of rupees 4.8 million at a monthly rent of rupees 120,000. He pays lease rentals from his own source but has used this vehicle for both official and personal purpose. जिसकी किस्तें वो खुद दे रहा है, जो गाड़ी उसकी अपनी है, मुझे बताएं एम्प्लॉयर कोई फायदा दे रहा है? सर एम्प्लॉयर कोई फायदा देगा तो उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा ना। गाड़ी उसने लीज कराई है, फेयर मार्केट वैल्यू उसकी है, किस्तें वो खुद से दे रहा है, तो एम्प्लॉयर कोई फायदा दे रहा है? नहीं दे रहा। सर जी मेरी बात समझ आई है? एम्प्लॉयर अगर गाड़ी देता तो फायदा एम्प्लॉयर का था ना। गाड़ी मैंने लीज कराई है अपने पैसों से, किस्तें भी मैं दे रहा हूं, तो एम्प्लॉयर क्या फायदा दे रहा है? कुछ भी नहीं, तो टैक्सेबल भी कुछ नहीं होगा। शाबाश। सर आगे चलते हैं। 1 जुलाई 2021 को 13,000 शेयर्स ऑफ ML वर अलॉटेड टू बासित अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम against the payment of rupees 30 per share. According to the scheme, he was not allowed to sell or transfer the share up to 31 दिसंबर 2021. सर शेयर्स दिए हैं 1 जुलाई 2021 को दिए हैं और 31 दिसंबर 2021 तक रिस्ट्रिक्शन है। सर दिस इज केस नंबर 5, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर है। सर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर में क्या करते हैं? फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड, उसमें से फिर कॉस्ट ऑफ ऑप्शन और एक्सरसाइज प्राइस लेस करते हैं, जो बेनिफिट आएगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होता है। 31 मई 2022 को उसने उस 13,000 में से 5,000 शेयर्स बेच भी दिए फेयर मार्केट वैल्यू पर। उसने फेयर मार्केट वैल्यू बता भी दी 31 मई को 80 रुपए की थी, यानी 80 रुपए के हिसाब से उसने शेयर बेच भी दिया है। अब आप मालिक कब बने थे? जब रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई थी। रिस्ट्रिक्शन कब खत्म हुई थी? 31 दिसंबर 2021 को। 31 दिसंबर 2021 को आपकी रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई थी और आप मालिक बने थे, और उस दिन तक का जितना बेनिफिट था वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी आना था। अब क्या हुआ? अब 31 दिसंबर के बाद आप मालिक बन गए, आपने 5 माह अपने पास शेयर होल्ड किया और 31 मई 2022 को बेच दिया। मालिक बनने के बाद बेचने पर जो फायदा होगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं आएगा बल्कि कैपिटल। और यार पड़ा हुआ है ना ये? सर ये वाली बात यहां पर थी। 15 फरवरी 2022 को ही रिसीव द फॉलोइंग पेमेंट्स फ्रॉम ML एज फाइनल सेटलमेंट। अच्छा जनाब, अब यहां पर अच्छा अब मैं रीडिंग कर रहा था तो मैं इनिशियली ऊपर से सारा सैलरी देख रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ये दूसरा पॉइंट देखा मेरे ज़हन में आया भैया ये सिर्फ सैलरी नहीं है,
यहां पर सैलरी भी है और कैपिटल गेन भी है। लीव इनकैशमेंट का 3,20,000 है, ये भी सैलरी है। 2 लाख सर लीव इनकैशमेंट टैक्सेबल होती है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट एग्जाम्प्ट होती है, जेहन में रखिएगा। 2,20,000 ग्रेचुटी अप्रूव्ड फंड है या स्कीम है? स्कीम है। अगर स्कीम हो तो 2,20,000 आपने पढ़ा हुआ है, अप्रूव्ड ग्रेचुटी स्कीम अप टू 3 लाख तक एग्जाम्प्ट होती है। तो 2,20,000 नहीं है, 22 लाख है। 22 लाख में से 3 लाख तक एग्जाम्प्ट होगी, पीछे 19 लाख रह गया, वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ये सर सैलरी की एडजस्टमेंट है, ये भी सैलरी की एडजस्टमेंट है। सैलरी इन एरियर मिल रही है, पिछले साल की सैलरी इस साल मिल रही है। सर सैलरी किस बेस पर टैक्स होती है? एक्रूअल बेस पर या रिसीट बेस पर? तो भाई जिस साल मिली उस साल टैक्स होगी। हाँ, अगर वो आपको सारा डाटा प्रोवाइड करे न्यूमेरिकल में कि पिछले सालों की टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी क्या थी, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर वो पिछले सालों की टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी बताता है तो फिर आपके पास ऑप्शन है, फिर आप उसको एनटीआर के तौर पे ट्रीट कर, फिर आप उसको रिसीट बेस पर अलहदा वर्किंग करेंगे, एक्रूअल बेस पर अलहदा वर्किंग करेंगे। सर समझ आ रही है? अगर वो आपको रिलेटेड डाटा प्रोवाइड करता है, अब ये न्यूमेरिकल था, इसने कोई रिलेटेड डाटा प्रोवाइड नहीं किया हुआ, वरना वो आपको एरियर 2021 की टैक्सेबल इनकम भी बताता और टैक्स लायबिलिटी भी बताता, और फिर आप देखते कि अगर इसको पिछले साल पे डालें तो कितना टैक्स बनता है और इस साल में ऐड करें तो क्या हमें हायर रेट ऑफ टैक्स तो नहीं लग रहा? अगर हमें हायर रेट ऑफ टैक्स लगेगा तो हम इसको एक्रूअल भी 7 लाख को पिछले साल की इनकम में शामिल करके टैक्स करेंगे। और यही सवाल इसने मेरा ख्याल है पूछा भी था। ये देखिए, व्हाट अदर ऑप्शन इज अवेलेबल टू बासित फॉर द टैक्सेशन ऑफ सैलरी एरियर ऑफ 7 लाख। आप लिखना है वो एक्रूअल बेस पर, वो रिसीट बेस पर टैक्स कर रहा है, लेकिन अगर उस पर हायर रेट लग रहा हो तो वो एक्रूअल बेस पर भी टैक्स कर सकता है। अच्छा जनाब, आगे आ जाइए। विद होल्डिंग टैक्स डिडक्शन बाय एमएल फ्रॉम बासित सैलरी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2022 अमाउंटिंग टू, सर जैसे ही मैंने ये पढ़ा जेहन में क्या आया? शाबाश। ये इनिशियल रीडिंग में आपने काम कर लिया ना, ये आपको हेल्प बड़ी करेगा उसके बाद जब आप पेपर में उतार रहे होंगे, वरना बच्चा आमतौर पे ना फिर सारा दोबारा पढ़ना पैंदा। आपको पता होगा यार बस ये टैक्स क्रेडिट इधर ही 2 जगहों पर था, मैंने मार्क किया होगा, खत्म। आपका टाइम भी बड़ा बचता है और आप पैनिक भी नहीं होते। 31 सर अदर इंफॉर्मेशन है, 31 अगस्त ही रिसीव्ड गोल्ड 2 लाख रुपए का अपने पुराने दोस्त से। सर अब दोस्त से मिला है, गिफ्ट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसने म्यूचुअल फंड परचेज किए हैं, क्या होगा? म्यूचुअल फंड परचेज किए हैं, कुछ भी नहीं होगा सर, कुछ भी नहीं होगा सर इसका। आप 1 मिनट के लिए आप ब्लैंक हो गए ना, ब्लैंक नहीं होना। ये सोचें, अच्छा इसने परचेज किए, इनकम है या एक्सपेंस है? पहले तो ये सोचेंगे, फंड खरीदे हैं, इनकम है। अब इनकम है तो इनकम के हवाले से अगर इनकम है तो फिर तो सोचेंगे किस हेड में आनी है, एफटीआर एनडीआर है। और अगर एक्सपेंस है तो फिर तो यही देखेंगे कि यार इनकम में से माइनस होना या नहीं। यार इनकम के बारे में ये सोचते हैं टैक्स लगना या नहीं, एक्सपेंस के बारे में ये सोचना होता है माइनस होना है या नहीं, या टैक्स क्रेडिट मिलना है या नहीं। यस और नो? ना कोई बिजनेस की बात कर रहा है, ना कोई ये बता रहा है, ना कोई बिजनेस की बात कर रहा है, ना उसमें वो ये बता रहा है कि जनाब ये वाला खर्च, ये कोई ऐसी आइटम है जिस पर आपको टैक्स क्रेडिट मिलना हो, वो भी नहीं है। ना डोनेशन है, ना कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड है, ना कुछ। इसको इग्नोर करना है। पुराने जब ये सवाल आया था उस वक्त म्यूचुअल फंड खरीदने पर टैक्स क्रेडिट मिलता था, अब नहीं मिलता। सर समझ आ रही है? मैंने आपको वजह भी बता दी और आपके सिनेरियो में आपका सोचना कैसे चाहिए ये भी गाइड कर दी। सर 1 अप्रैल 2022 को वो चला गया यूके के लिए,
अब जिस बच्चे ने ऊपर जज्बाती होके सारा कुछ 6,10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करी गया, वो बेवकूफ़ी कर गया सर। इस तरह का न्यूमेरिकल पहला जो 14-16 मार्क्स का होता है, अगर ये आप इस तरह की गलती करें और फिर सारा काटें तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं सर। पेपर में आखिरी लम्हे तक आपने कॉन्फिडेंट रहना है बस। इसी वजह से मैंने कुछ बच्चों को देखा है, इधर से सवाल देखा साथ साथ ही कर रहे होते हैं, और मुझे पता है बहुत से बच्चे ये सवाल पहली बार करते हुए उन्होंने पता क्या किया होगा, उन्हें इधर आके पता चला होगा, ओए हुए वो तो 8वें महीने यूके चला गया सी, मैंने तो सैलरी 12 महीने की पूरी ले ली है। सारी वर्किंग गलत करने से इतना नुकसान नहीं हुआ, टाइम ज़ाया होने से इतना नुकसान नहीं हुआ। जो आप पैनिक हो गए ना, ओहो ये क्या हो गया यार, ये काटा हो क्या, मैं क्या करूं। एक पहले सोचेंगे कि मैं अब इसी को ही सारे को ठीक करूं, या ये सोचेंगे अब सारा ही गलत है काट के नए सिरे से करूं। होता है ना सर, उसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो ना आपने काटना है ना उसको ठीक करना है, पहले सवाल पूरा पढ़ें। एक बार सवाल पूरा पढ़ के फिर सवाल अटेम्प्ट करना है, कोई भी सवाल हो किसी भी सब्जेक्ट का हो। लेकिन मेरा इस वक्त ज़्यादा जोर टैक्स पे है, ये ना हो के आप सवाल पूरा पढ़ लें और पूरा पढ़े बगैर ही सवाल कर लें। 1 अप्रैल 2022 को इसने नौकरी छोड़ दी थी और ज्वाइन कर लिया था ओलिवर लिमिटेड एज एन एम्प्लॉई एट अ मंथली सैलरी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 3200। He remained abroad till the end of the tax year 2022. No withholding tax was. लें सर, मैंने एक एक एडजस्टमेंट आपको बड़ी डिटेल में बताई। जब बता रहा था उस वक्त मेरे माइंड में नहीं था कि ये सवाल करना है, लेकिन अब करने लगे हैं। आप में ऐसा मेरे साथ चलिए, कैलकुलेटर हाथ में पकड़िए, एक्टिवली ज़रा कीजिए। ये समझें कि आप खुद नहीं नोटबुक पे लिख रहे, मैं आपकी जगह पर लिख रहा हूँ। फिगर्स आपने बोलनी, कैलकुलेशन आपने करनी है। ठीक हो गया? नहीं सर, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर मिस्टर बासित कंप्यूटेशन ये अपना वो लिख दिया, टैक्स ईयर लिख दिया, सैलरी की सैलरी लिख दी, वर्किंग नंबर 1। बस मुझे 10 मिनट आज एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, ठीक है? जज़ाकल्लाह। नहीं सर, वर्किंग नंबर 1 सैलरी। सर मेरे साथ रहिएगा, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ूंगा और कराऊंगा। सर जी सैलरी जो है कितनी अमाउंट लिखूं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 अप्रैल को उसने नौकरी छोड़ दी थी, तो सर कितने मंथ बन रहे हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ बन रहे हैं ना सर। सर ऊपर लिखा हुआ है, आप एज्यूम करें कि आप 31 अगस्त 2022 में हैं। इसने ये सर आपके पेपर में भी लिखा होगा कि आप एज्यूम करें कि आप 31 अगस्त 2023 में हैं। और सर अब एक सवाल ही लॉजिकल हो जाता है ना, अगर आप कहते हैं कि यार अभी तो आपको जो सवाल है पेपर में, और वो बंदा कहे कि जी 31 मई को उसकी रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई है शेयर्स की, तो आप कहेंगे यार अजीब बंदा है, आज तो भाई 10 मार्च चल रही है, 31 मई 2023 तो है ही नहीं है। लॉजिकली समझ रहे हो? तो उसने कहा है आप एज्यूम करें कि आप 31 अगस्त 2022 पर है, यानी वो ईयर एंड खत्म हो गया उस पर है। आपके पेपर में भी एग्जैक्टली ये वाली लाइन लिखी होगी या होनी चाहिए। सर समझ आ रही है? ये इस लाइन से उसका ये मकसद है। जी प्लीज बताइएगा जरा जी। 549000। सर जी सैलरी आ गई। उसके बाद अगला पॉइंट है अलाउंस। अलाउंस है 60,000 रुपये का, हमने इस पर डिस्कस कर लिया है कि ये अलाउंस 36,000 रुपये का डोमेस्टिक और बाकी 24,000 रुपये का सारा टैक्सेबल होगा। तो सर अलाउंस लिख दूं 60,000 मल्टीप्लाई बाय 9। जी भाई रिजाइन। सर जी एक बात सुनिएगा, इसने रिजाइन 31 जनवरी 2022 में किया है। इसने रिजाइन 31 जनवरी 2022 में किया है।
तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 7 महीने बनते हैं। आप ठीक कह रहे थे। असल में मैं यहाँ से उसने देखा है ना, उसने कहा कि 1 अप्रैल 2022 को वो लंदन चला गया यूके में, तो वो, लेकिन ये 7 मंथ बनेंगे, ये भाई भी यही कह रहे थे। मैं समझा ये अगस्त की बात कर रहे हैं। नहीं सर बताइएगा ज़रा, ये 7 से होना है मल्टीप्लाई। 4270,000 और दूसरे नंबर पे 4,20,000 अलाउंस आ गया। उसके बाद है अलाउंस 5% ऑफ बेसिक सैलरी, फिक्स्ड अलाउंस। जी फिक्स्ड अलाउंस कितना है? 5% है। किसका? बेसिक सैलरी का। सर कैलकुलेट करके बताइएगा। 2135। सर जी आगे चलते हैं। अगली जो बात है वो है 1 जुलाई 2021 को कार लीज वाली। लीज्ड कार, इसमें कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, नॉट टैक्सेबल। उसके बाद आगे आ जाते हैं एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एम्प्लॉय शेयर स्कीम के लिए करते हैं वर्किंग नंबर 1.1। एम्प्लॉय शेयर स्कीम के लिए वर्किंग नंबर 1.1 करते हैं और लेट से वो यहाँ पर शुरू कर देते हैं। वर्किंग नंबर 1.1 और वो है एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एम्प्लॉय शेयर स्कीम वर्किंग नंबर 1.1। इसमें फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड। जी बताइएगा, फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड कितना था भाई? सर रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई है 31 दिसंबर 2021 को, तो सर 90 थी वैल्यू। कितने शेयर्स थे टोटल? 13,000 शेयर्स थे। सर जी वैल्यू क्या आ गई? 11,70,000। सर जी मेरे साथ रहिएगा, मुझे थोड़ा सा स्पीड से ये सवाल लेके चलना है। अच्छा ये तो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड। आगे कॉस्ट ऑफ ऑप्शन है। सर जी कॉस्ट ऑफ ऑप्शन कुछ भी नहीं है। आपने को पैसे पे किए थे ऑप्शन खरीदने के लिए? नहीं। एक्सरसाइज प्राइस है 30 रुपए का खरीदा है ना शेयर। सर 13,000 मल्टीप्लाई बाय 30। जी बताइएगा। 3,90,000। सर ये लेस कर देंगे, अंडर द हेड सैलरी आ जाएगा जी 7,80,000। सर ये टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी आ जाएगा। लो सर, अगर मैं इसको इस लाइन में लिखूंगा तो बेहतर है। लो सर ये बात यहां पर थी और मैंने उसके बाद बेच भी दिए थे सर उन्होंने। सर जी इसको वर्किंग नंबर 2 बना लेता हूं मैं। सर जी डिस्पोजल प्रोसीड क्या है? कितने का बेचा? सर डिस्पोजल प्रोसीड क्या है? कितने का बेचा? 80 का। सर 80 मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर्स थे? 5,000। कितना बन गया? 4 लाख का। सर कॉस्ट ऑफ ऑप्शन क्या थी? नील। एक्सरसाइज प्राइस क्या थी? सर एक्सरसाइज प्राइस क्या थी? 30 मल्टीप्लाई बाय 5,000। जी भाई 150,000। और अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड अंडर द हेड सैलरी।
सर अमाउंट ऑलरेडी टैक्स अंडर द हेड सैलरी कितनी थी? सर 7,80,000, तो 13,000 शेयर्स पर टैक्स था ना, इसको डिवाइड करेंगे 13,000 से और मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी। कितना आ रहा है भाई? और सर ये पॉइंट भी किया आपने, और जितने शेयर बेचे हैं उतने की कॉस्ट निकालनी है और उतने का ही टैक्स भी निकालना है। जी कितना बन रहा है? 3 लाख। और सर ये तो गेन की बजाय उल्टा क्या आ गया है? सर ये तो गेन की बजाय उल्टा लॉस आ गया। कितने का? 50,000 का। सर ये कैपिटल लॉस। अच्छा जी, मैंने ये वाली एडजस्टमेंट कर ली, ये वाली एडजस्टमेंट कर ली, ये वाली एडजस्टमेंट कर ली, ये भी, ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम वाली एडजस्टमेंट भी कर ली। अब आ जाओ आगे, अगली एडजस्टमेंट। 15 फरवरी को इसको पेमेंट्स मिली हैं लीव इन कैशमेंट, लीव इन कैशमेंट कितना है भाई? 3,20,000 इनकम में शामिल कर देंगे। ग्रेचुटी स्कीम सर 2.2 मिलियन, एग्जाम्प्ट कितना है? 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 1.9 मिलियन। सैलरी ऑफ 2000 ऑफ टैक्स ईयर 2021 कितनी है? 7 लाख, ये भी आ जाएगी। सर विद होल्डिंग टैक्स का कुछ नहीं करूंगा, ये टैक्स क्रेडिट है। आगे आ जाइए, वर्किंग नंबर 3, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर गोल्ड फ्रॉम फ्रेंड है, गोल्ड फ्रॉम फ्रेंड कितने का? 2 लाख का। सर ये लिख दिया। अच्छा जी, ये एडजस्टमेंट भी कर दी। फिर 1 फरवरी को इसने म्यूचुअल फंड किया, इसका कुछ भी नहीं करना। 1 अप्रैल को ये यूके चला गया, सर यहां पर एक नोट दे देते हैं। यहां पर नोट आपने पता क्या लिखना है? इफ अ पर्सन लीव्स पाकिस्तान ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर and remains abroad during tax year, during that tax year, then the foreign source salary of that period shall be exempt from tax. सर नोट लिख लेंगे? लो सर ये वाला नोट हमने लिखना है, और ये नोट जो है मैंने आपके जिम्मे लगा दिया कि ये नोट जो मैंने बोला है वो आप ड्राफ्ट कर लीजिएगा, चैप्टर 5 में गिवन है। अच्छा जी, उसके बाद आप आगे आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला, जिसमें वो पैसे कमा रहा है, वर्किंग नंबर 4। चूंकि ये प्रोफेशन से पैसे कमा रहा है तो उसे हम किस में लेके जाएंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। सर इनकम कितनी है? 1500। एक्सपेंस कितना है? 500। कितना बन गया? 1000। सर एक्सचेंज रेट कितना है? सर कितना है? 250। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी हो गई? सर कितनी हो गई? 2,50,000। फॉरेन सोर्स इनकम हो गई 2,50,000। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गई 2,50,000 की, और इस पर टैक्स क्रेडिट भी है। तो भाई टैक्स डिडक्टेड कितना है? टैक्स क्रेडिट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी है। इसकी वर्किंग करवाता हूं मैं, फॉरेन टैक्स क्रेडिट की। अभी ये वाला काम भी हो गया, अब आगे, अब तो कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। लो सर, फिर फॉरेन टैक्स क्रेडिट की वर्किंग अभी कर नहीं ना सकता, इसके साथ लिख देता हूं कि ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी करना है इस पर। लो सर, जब मैं इस पॉइंट पर पहुंचा, आपने देखा मैंने 1 बाय 1 एडजस्टमेंट्स की, और मैं जब इस पॉइंट पर पहुंचा कि मेरी सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई, अब 2 ही चीजें रह गई हैं, या वो जो मैंने लिख दी है पेपर पे, या वो जो मैंने मार्क की हुई है। मेरी बात पिक कर रहे हैं? अब पहला स्टेप ये है, मैं अपनी इनकम को क्लोज करूंगा सर।
मुझे जल्दी से बता दीजिए इनकम फ्रॉम सैलरी कितना आ रहा है जी, इनकम फ्रॉम सैलरी कितना आ रहा है? 8603 जी। प्लीज सारे कंफर्म कर दीजिए ताकि कोई फिगर आउट ना हो जाए। ले सर, सैलरी की तो कोई एडजस्टमेंट नहीं ना रह गई हमारी। अब आगे चलते हैं, अब आ जाइए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की तरफ जी। इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया 8603,500। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना आ गया भाई? 2 लाख। लिख दूं सर? इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना आ गया? सर ये पाकिस्तान सोर्स इनकम है। अब अगर मैं फॉरेन सोर्स इनकम की बात करूं तो एक आएगी फॉरेन सोर्स सैलरी। सर फॉरेन सोर्स सैलरी कितनी होगी? 3200 पाउंड था, मल्टीप्लाई बाय 250 जी, बताइएगा सर। फॉरेन सोर्स सैलरी 3200 मल्टीप्लाई बाय 250। सर ये आ गई आपकी फॉरेन सोर्स सैलरी, और दूसरे नंबर पे आ गया इनकम फ्रॉम बिजनेस। जी बताइएगा कितना है? 2,50,000। इसके अलावा कोई इनकम तो नहीं है हमारी? इसके अलावा कोई इनकम तो नहीं है? सर इसको टोटल इनकम कर दीजिए जी सर। 9853,500। सर ये हमारी फिगर आ गई टोटल इनकम की। पहला काम हमने क्या करना है? पहले तो मैंने टोटल इनकम निकाल के सजा के दिखा दी, मेरी रिक्वायरमेंट थी। अगले स्टेप पे मैंने टैक्सेबल इनकम की तरफ जाना है। तो पहला स्टेप ये होगा, मैं सेपरेट ब्लॉक एफटीआर और एग्जेम्प्ट माइनस करूंगा। यस और नो? सर लेस करने लगा हूं एग्जेम्प्ट। सर एग्जेम्प्ट कितनी है? सर 8 लाख। बोले कौन सी वाली? सर ये एग्जेम्प्ट फॉरेन सोर्स सैलरी। कोई एफटीआर है? नहीं है। कोई सेपरेट ब्लॉक आइटम है? नहीं है। सर ये लेस की मेरी टैक्सेबल इनकम आ गई 9053,500। एकदम बंद हो गया, अल्लाह खैर ही करे। शुक्र है जी। 9053 वो क्वेश्चन मेरा ख्याल है इसके साथ से हट गया जो साथ अटैच था। नहीं वो तो साथ ऊपर आ रहा होगा, ठीक है सर। 9053,500 ये टैक्सेबल इनकम आ गई। सर टैक्सेबल इनकम आ गई, अल्लाह का शुक्र अदा करें। ना कोई डिडक्टेबल अलाउंस था, ना कोई कुछ था। टोटल इनकम में से हमने क्या माइनस किया? एग्जेम्प्ट माइनस की। डिडक्टेबल अलाउंस कुछ था नहीं। टैक्सेबल इनकम आप पर आ गए। टैक्सेबल इनकम आ गई तो अब फिर नहीं सोचना, फिर टैक्स लायबिलिटी निकालिए। स्टेप नंबर 1, इंडिविजुअल एओपी कंपनी, इंडिविजुअल सैलरीड, नॉन सैलरीड। सर आपने 8603,500 डिवाइडेड बाय 9053,500 करके देखना है। 75% से ज्यादा होगा तो सैलरीड। सैलरीड पर रेट अप्लाई करके बताइए टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी? 1997388। लो सर, ये टैक्स लायबिलिटी आ गई है। अब टैक्स लायबिलिटी के बाद आ गया टैक्स क्रेडिट। सर आपके पास सबसे पहले कौन सा टैक्स क्रेडिट है? फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट में आपने एक्चुअल कितना पे किया था? सर एक्चुअल कितना पे किया था? सर यहां पर लिख दीजिए ना,
फॉरेन टैक्स क्रेडिट वर्किंग नंबर 5। सर एक्चुअल कितना पे किया था? 225 ऐसा लिखा हुआ मेरा ख्याल है। 225 मल्टीप्लाई बाय 250 जी 56250। और एवरेज रेट कितना लगा है? ए ओवर बी इंटू सी। नाउ व्हाट इज ए? सर टैक्स लाइबिलिटी आपके पास आ तो रही है 199। सर जी मेरे साथ चल रहे हैं? सर प्लीज मेरे साथ रहिए। 1997338 माय बट टैक्स लाइबिलिटी है 1997338। लो सर ए ओवर बी, बी कितना था? बी बताइएगा। 9053500 90535। सर ए ओवर बी इंटू सी करें आप जरा। सी क्या है? वो अमाउंट सर जो टैक्सेबल इनकम में शामिल है। सर वो कितना है? सर 2.5 लाख है ना? कोई जवाब ही नहीं देता भैया भाई। अच्छा आप नजर नहीं आ रहा। लो सर करके देख लीजिए कितना बन रहा है। सॉरी 5। शाबाश। इन दोनों में से हायर लेंगे कि लोअर? सर लोअर लेंगे। शाबाश। ये हमने फॉरेन टैक्स क्रेडिट ले लिया वर्किंग नंबर 5 में। लोअर 55,155 ये लेस कर दिया। इसके बाद फॉरेन टैक्स क्रेडिट के बाद और कोई डोनेशन का टैक्स क्रेडिट है या किसी और चीज का? नहीं है सर, सिर्फ फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेना था। फॉरेन टैक्स क्रेडिट हमने ले लिया। इसके बाद सिर्फ ये विद होल्डिंग टैक्स वाला है ना? सर अगर कोई और होता डोनेशन वगैरह तो मैं ये लेस करने के बाद लायबिलिटी निकालता और फिर उसके लिए ए इस्तेमाल करता। पता है ना यहां पर तो है ही नहीं। तो विद होल्डिंग टैक्स। सर कितना है विद होल्डिंग टैक्स? विद होल्डिंग टैक्स है 1.4 मिलियन। लो सर अब जरा मुझे बताइएगा, मैंने ये वाला टैक्स क्रेडिट भी काट दिया, ये वाला टैक्स। अब कोई चीज ऐसी तो नहीं जो रह गई हो? सर सब कुछ पूरा हो गया। लो सर टैक्स पेबल आ जाएगा। $522। सर ये पेबल है? सर ये पेबल है जी। सर ये सवाल हम यहां पर कंप्लीट हुआ है। मैं थोड़ा सा दरमियान में थोड़ा डिले आ गया था इसकी वजह से कि ऑनलाइन डिले नहीं हो रहा था या मैंने वो सवाल प्लेस किया। मेरा टारगेट असल में ये है कि आप लोगों को ये अप्रोच सिखाई जाए कि सवाल को पकड़ना कैसे है और हल कैसे करना है। अलबत्ता सर अभी सारी गेम खत्म नहीं हुई। कल इंशाल्लाह फर्स्ट हाफ में आपको मैं बिजनेस और एओपी के न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। सो अगर आप, मैं अभी 2 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवा दिए, खुद 2 न्यूमेरिकल्स की वीडियो दे रहा हूं। 4 न्यूमेरिकल आप कर ले एक गो में, इंशाल्लाह पेपर आपका कहीं नहीं जाता, सैलरी हो जाएगा। कल इंशाल्लाह बिजनेस के कराऊंगा और कल इंशाल्लाह बिजनेस भी कवर होगा। आज के लिए इतना ही था मेरे पास।